नेहा बेटा, जरा ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल पर रखी मैगजीन देना, पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। उमा शंकर ने अपने कमरे से आवाज लगाई। आराम कुर्सी पर वो लगभग लेटे ही हुए थे और खुद उठकर बाहर जाने का मन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों आज इतनी उदासी हावी है। खालीपन तो पत्नी के जाने के बाद से उनके अंदर समा चुका है, पर कट गई थी जिंदगी बच्चों को पालते हुए। शांता की तस्वीर की ओर उन्होंने देखा। बाहर ड्राइंग रूम में नहीं लगाई थी उन्होंने वो तस्वीर, उसे अपने पास रखना चाहते थे, वैसे ही जैसे इस कमरे में वो उनके साथ रहा करती थी। जाने से पहले नेहा तो उनकी एक आवाज पर बचपन से ही दौड़ दौड़ कर काम करने की आदी है। शांता के गुजर जाने के बाद वो उस पर ही पूरी तरह से निर्भर हो गए थे। बेटा तो शुरू से ही उनसे दूर रहा था, पहले पढ़ाई के कारण हॉस्टल में और फिर बाद में नौकरी के कारण दूसरे शहर में। एक सहज रिश्ता या कहें कंफर्ट लेवल उसके साथ बन नहीं पाया था। हालांकि वो जब भी आता था पापा की हर चीज का ख्याल रखता था, जरूरत की चीजें जुटा कर जाता था ताकि पापा और नेहा को कोई परेशानी ना हो। बेटे ने जब भी उनके पास आना चाहा, न जाने क्यों वो एक कदम पीछे हट जाते थे। एक अबूझ सी दीवार खींच दी थी उन्होंने। किसी शिकायत या नाराजगी की वजह से ऐसा नहीं था और कारण वो खुद भी समझ नहीं पाए थे और न ही बेटा। शांता की मौत की वजह वो नहीं था, फिर भी उन्हें लगता था कि अगर वो उन छुट्टियों में घर आ जाता तो शांता कुछ दिन और जी लेती। हॉस्टल में फुटबॉल खेलते हुए उसके पांव में फ्रैक्चर हो गया था और उसके लिए यात्रा करना असंभव सा था। छोटा ही था, छठी क्लास में घर से दूर था, इसीलिए चोट लगने पर घबरा गया था। बार बार उसे बुखार आ रहा था और अकेले भेजना संभव नहीं था और उमा शंकर शांता को ऐसी हालत में नन्ही नेहा के भरोसे उसे लेने भी नहीं जा सकते थे। ये मलाल भी उन्हें हमेशा सताता रहा कि काश वो चले जाते तो माँ जाते जाते अपने बेटे को देख तो लेती। वो 2 साल के कैंसर से जूझ रही थी, तभी तो तरुण को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया था। यही तय हुआ था कि 2 साल बाद जब नेहा 5वीं जमात में आ जाएगी उसे भी हॉस्टल भेज देंगे। आखिरी दिनों में नेहा को सीने से चिपकाए शांता तरुण को ही याद करती रही। तरुण ने भी बड़े होने के बाद नेहा से कहा था, पापा मुझे लेने आ जाते या किसी को भेज देते तो मैं माँ से मिल तो लेता। नेहा जो समय से पहले ही बड़ी हो गई थी, इस प्रकार से हमेशा बचने की ही कोशिश करती थी। बेकार में दुख को और क्यों बढ़ाया जाए। किसकी गलती थी, किसने क्या नहीं किया, इसी पर अगर अटके रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। माँ को तो जाना ही था, दोष देने और खुद को दोषी मानना फिजूल है। तभी से वो उन दोनों के बीच की कड़ी बन गई थी, चाहे अनचाहे पापा को लेकर। हालांकि तरुण ने कभी भी विरोधात्मक रवैया नहीं रखा था और न ही नेहा को लेकर कोई द्वेष था मन में। भाई बहन में खूब प्यार था और एक सहज रिश्ता भी। रूठना मनाना, लड़ाई झगड़ा और अपनी बातें शेयर करना, जैसा कि आम भाई बहन के बीच होता है। लेकिन पापा और भाई की यही कोशिश रहती कि उसके द्वारा एक दूसरे तक बात पहुंच जाए। ये कहना गलत ना होगा कि नेहा पापा और भाई के बीच एक सेतु का काम करती थी। उसके माध्यम से अपनी अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना उन दोनों को ही आसान लगता था। कभी कभी नेहा को लगता कि उसकी वजह से ही पिता पुत्र 2 किनारों पर छिटके रहे। वो ऐसी नदी बन गई जिसकी लहरें दोनों किनारों पर जाकर बहाव को यहाँ वहाँ ढकेलती रहती है, लेकिन दोनों किनारों के बहाव को चाह कर भी आपस में एक कर पाने में असमर्थ रही। बचपन की बात अलग है, तब उसे उन दोनों के बीच माध्यम बनने में बहुत आनंद आता था। लगता था कि वो बहुत समझदार है। माँ भी बहुत हंसा करती थी कि देखो छुटकी को बड़ा बनने में कितना आनंद आता है। अरे अभी से क्यों इन पछड़ों में पड़ती है।
बड़े होने पर तो जिम्मेदारियों के भारी भारी बोझ उठाने ही पड़ते हैं, वो अक्सर कहती। लेकिन उसे तो पापा और भाई दोनों पर रोब झाड़ने में बहुत मजा आता था। पर अब जिंदगी और रिश्तों के मर्म को समझने के बाद उसे एहसास हो चुका था कि उसका माध्यम बने रहना कितना गलत है। दूरियां तभी खत्म होंगी जब वो बीच में नहीं होगी, पर उसके बिना जीने की कल्पना दोनों ही नहीं करना चाहते थे। नदी बस निर्विघ्न बहती रही तो रिश्ता रितेगा नहीं, सूखेगा नहीं। आवाज लगाने के बाद उमा शंकर को अपनी भूल का एहसास हुआ। नेहा तो अब है ही नहीं यहाँ, ये लीजिए पापा जी। अनुभा ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी, मैगजीन लेकर तुरंत उनके कमरे में उपस्थित हो गई। पापा जी और कुछ चाहिए? उसने बहुत ही शालीनता से पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, चाहिए होगा तो खुद ले लूंगा। भूल गया था पल भर को कि नेहा नहीं है। तिरस्कार, कटुता, क्रोध मिश्रित तीक्ष्ण स्वर और चेहरे पर फैली कठोरता, इस तरह की प्रतिक्रिया और व्यवहार की अनुभव को आदत हो गई है अब। पापा उससे सीधे मुंह बात नहीं करते, कोई बात नहीं, पर वो अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटती। अनुभा समझती है कि नेहा की कमी उन्हें खलती है, इसीलिए बहुत खिन्न रहने लगे हैं। आखिर बरसों से नेहा पर निर्भर रहे हैं, वो उनकी हर आदत से परिचित है, जानती है कि उन्हें कब क्या चाहिए। रिटायर होने के बाद से तो वे छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ही उखड़ने लगे हैं। शुरुआत में अनुभा को बुरा लगता था, पर अब नहीं। शादी हुए 1.5 साल ही हुए हैं और 1 साल से नेहा यहाँ नहीं है। पता नहीं क्यों दूसरे शहर की नौकरी को उसने प्राथमिकता दी, जबकि यहाँ भी ऑफर थे उसके पास नौकरी के। कुछ तो वो इसकी वजह समझती थी। नेहा कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं करती थी। अनुभा ने तब मन ही मन उसे सराहा भी था, पर उसके जाने की बात वो सहम भी गई थी। कैसे संभालेगी वो घर को, पिता पुत्र के बीच पसरे ठंडेपन को? कितने कम शब्दों में संवाद होता है। बाप रे, वो तो अपने पापा से इतनी बातें करती थी कि सब उसे चटर बॉक्स कहते हैं। उसका भाई भी तो पापा से ही चिपका रहता है और माँ दिखावटी गुस्सा करती है कि माँ से तो तुम दोनों को कोई लगाव ही नहीं है, पर भीतर ही भीतर बहुत खुशी महसूस करती है। बच्चों का पिता से लगाव होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माँ से प्यार और आत्मीयता का संबंध सहज और स्वाभाविक ही होता है। उसके लिए प्रयत्न नहीं करने पड़ते। उस पर ठहरी वो एक विजातीय लड़की, बेटे ने लव मैरिज की, ये बात भी पापा को बहुत खटकती है। अनुभा जानती है वो तो नेहा ने स्थिति को संभाल लिया था, वरना तरुण उसे लेकर अलग हो जाने पर आमादा हो गया था। दोनों के बीच से तो बंदिशों पर किसी तरह पैबंद लगा दिया था। अनुभा भी शादी के बाद नेहा पर बिल्कुल निर्भर थी। ननद भाभी से ज्यादा उनके बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत था। जब उसने तरुण से शादी करने का फैसला लिया था तो माँ के मन में आशंकाएं थी। इतने समय से नेहा ही घर संभालती आ रही है, पूरा राज है उसका, कहीं वो तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित न कर दे। तरुण भी तो उसकी कोई बात नहीं टालता है, जबकि वो है उससे छोटी, कहीं सास बनने की कोशिश ना करे। संभल कर रहना और अपने अधिकार ना छोड़ना। कुंवारी ननद वैसे भी जी का जंजाल होती है। अनुभा को ना तो अपने अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ा और न ही उसे लगा कि नेहा निरंकुश शासन करना चाहती है। हनीमून से जब वे लौट कर आए थे और सहमे कदमों से जब अनुभा ने रसोई में कदम रखा था तो घर की चाबियां का गुच्छा उसे थमाते हुए नेहा ने कहा था, भाभी संभालो अपना घर, बहुत निभा ली मैंने जिम्मेदारियां, थोड़ा मैं भी जी लूं। अरुण को पापा को जैसे चाहे संभालो, पर मुझे अब मुक्ति दे दो। आपकी सहायता करने को हमेशा तैयार रहूंगी। ऐसे टिप्स भी दूंगी जिनसे आप इन 2 मिसाइलों से निपट भी लेंगी। बचपन से बड़े पैतरे अपनाने पड़े हैं तो सब दिमाग में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सब आपको दे दूंगी ताकि मेरा दिमाग खाली हो और उसमें कुछ नई और फ्रेश चीजें भरे। मुस्कुराते हुए जिस आनंद से नेहा ने कहा था, उससे अनुभा को जहां हंसी आ गई थी।
वहीं सारा भय भी दूर हो गया था। नाहक ही कुंवारी नंदों को बदनाम किया जाता है, उनसे अच्छी सहेली और कौन हो सकती है ससुराल में। उसके बाद नेहा ने जैसे एक बैक सीट ले ली थी और अनुभा ने मोर्चा संभाल लिया था। पापा को अनुभा को दिल से स्वीकार करने और बेटी जैसा सम्मान व स्नेह मिलने के लिए नेहा को यही सही लगा था कि वो एक दूरी ही बना ले। इससे नेहा पर पापा की निर्भरता कम होगी, साथ ही अनुभा को वो समझ पाएंगे और तरुण को भी। सेतु नहीं होगा तो खुद ही संवाद स्थापित करना होगा उन दोनों को। भाभी, आप उन दोनों के बीच सेतु बनने की गलती कभी मत करना। आपको बहुत कुछ नजरअंदाज करना होगा। बेशक इन लोगों को लगे कि आप उनकी उपेक्षा कर रही हैं, नेहा ने कहा तो अनुभा ने उसका माथा चूम लिया था। 2 से 3 साल ही तो छोटी है उससे, पर एक ठोस संबल उसे भी चाहिए होता ही होगा। लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, अनुभा ने कहा तो नेहा झट से अपने लंबे बालों को खोलकर फर्श पर बैठ गई थी। कोई पैम्पर करे तो कितना अच्छा लगता है। तब अनुभा ने उसे अपनी गोदी में लेटा लिया था। भाभी, लगता है मानो माँ की गोद में लेटी हूँ। तरस गई थी इस लाड के लिए। लोगों को लगता है कि घर की सत्ता मेरे हाथ में है, इसीलिए मैं खुशनसीब हूँ। किसी की हिम्मत नहीं कि रोके टोके, पर उन्हें कौन समझाए कि रोकना टोकना, प्रतिबंध लगाना या डांट सुनना कितना अच्छा लगता है। तब ये नहीं लगता कि हम किसी जिम्मेदारी के बीच दबे हैं। दूरियां कभी कभी कितनी अच्छी हो सकती हैं। अनुभा को एहसास हो रहा था। नेहा के जाने के बाद उसे बहुत दिक्कत आई। पिता पुत्र के बीच अक्सर छाया रहने वाला मौन और बात बात पर पापा का उसे अपमानित करना, उसकी गलतियां निकालना और विजातीय होने के कारण उसकी सही बात को भी गलत ठहरा देना। अनुभा ने भी ठान लिया था कि वो कभी पापा की बात को नहीं काटेगी। अपमान का घूंट पीना उसके लिए कोई आसान नहीं था, पर तरुण और नेहा के सहयोग से उसने धैर्य की कुछ घुट्टी यहाँ पी ली थी और कुछ वो अपने साथ सहनशीलता को एक तरह से दहेज में ही लेकर आई थी। माँ ने ये पाठ बचपन से पढ़ाया था, क्योंकि वो इतना तो जानती थी कि चाहे आप कितना ही क्यों ना पढ़ लिख जाएं, कितने ही पुरुषों से आगे क्यों ना निकल जाएं, सहनशीलता की आवश्यकता हर मोड़ पर पड़ती है। गृहस्थी चलाने के लिए शायद इसे वो परंपरा ही मानती थी। वो चुपचाप पापा के सारे काम करती, समय पर उनको खाना देती, दवा देती और सुबह शाम सैर करने के लिए जिद करने के भेज देती। वो कुछ अलग नहीं कर रही थी, ऐसा तो वो अपने मायके में भी करती थी। सिर्फ रिश्तों का नाम यहाँ अलग था, पर रिश्ता तो वही था, पिता का। उससे गलतियां होती थी, स्वाभाविक ही है, तो क्या हुआ। नेहा कहती, ज्यादा मत सोचिएगा भाभी, बहुत गड़बड़ हुई तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। ये मत सोचना कि मैंने अपनी आज़ादी पाने के लिए ये कदम उठाया। मैं तो सिर्फ आपको उस घर में आपका अधिकार दिलाना चाहती हूँ। पापा को थोड़ा सक्रिय भी होना पड़ेगा, वरना जंग लग जाएगी उनके शरीर में और फिर मन में। असहाय और अकेले होने की भावना से खुद को ही आहत करते रहेंगे और दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे हर काम के लिए। उन्हें मन की उदासी से निकलकर पहले खुद के लिए और फिर दूसरों के लिए जीना सीखना ही होगा। अपने को दोषी मानकर और आत्म प्रताड़ना और खुद पर दया करते रहना उनका स्वभाव सा बन गया है। हम सिर्फ मदद कर सकते हैं, पर निकलना उन्हें खुद ही होगा, फिर चाहे उन्हें कुछ झटके ही क्यों ना देने पड़े। आसान नहीं है, पर भाभी अब तो मुझे भी वो फोन पर बहुत कुछ सुना देते हैं, मज़ा आता है। कम से कम मुझे पेडेस्टल से तो उतार रहे हैं। अब थोड़ी कम थकान महसूस करती हूँ, पर आपको थकाने के लिए सॉरी। चलो भैया से थकान उतरवा लेना। हंसी थी वो जोर से तो अनुभा के चेहरे पर लाली छा गई थी। जब रोज एक ही स्थिति से गुजरना पड़े तो वो आदत बन जाती है और फिर खलती भी नहीं। उमाशंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। देख रहे थे कि बेटा बहू उनका कितना ध्यान रखते हैं।
बेटे के साथ संवाद बढ़ता गया था, क्योंकि अनुभा ने सेतु बनने से साफ मना कर दिया था। फिर नाराजगी करे तो भी किस बात पर, कब तक बेवजह नुक्स निकालते रहेंगे। जब वो पार्क में सैर करने जाते हैं तो देखते सुनते तो है ही कि बूढ़े माँ बाप के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, और बेटा और बहू कुछ तो खाने के लिए तरसते हैं। ना समय पर खाना मिलता है, ना दवा, और पैसे के लिए भी हाथ फैलाते रहो। महानगरीय जीवन की त्रासदी के अवगत हैं। वो भाग्यशाली हैं कि उनकी दशा सुखद है। पेंशन का पैसा बैंक में ही पड़ा रहता है, जब जो चाहे खरीद लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। तरुण तो एक बार कहने पर भी सारी चीजें जुटा देता है। नेहा नहीं है तब भी जिंदगी मजे से कट रही है उनकी। जब इंसान आत्ममंथन करने लगता है तो दिमाग में लगे जाले साफ होने लगते हैं। पिता पुत्र के बीच खिंची दीवार धीरे धीरे ही सही दरकने लगी थी। बहू बेटी नहीं बन सकती, ये मानने वाले उमा शंकर उसे बहू का दर्जा देने लगे थे। उसके विजातीय होने के बावजूद नेहा ने जो दूरियां बनाई थी, वे अनुभा को, तरुण को उनके पास ला रही थी। नेहा, उमा शंकर ने जैसे ही आवाज लगाई तो उसे गले में ही रोक लिया। कमरे के भीतर ही सिमट गया नेहा का नाम। अनुभा, मैं आज शाम को खिचड़ी ही खाऊंगा, साथ में सूप भी बना देना, अगर दिक्कत ना हो तो। रसोई के दरवाजे पर खड़े उमाशंकर ने धीमे स्वर में कहा। झिझक थी उनके स्वर में। समझती है अनुभा, वक्त लगेगा दूरियां खत्म होने में। एक एक कदम की दूरी ही बेशक तय हो, पर शुरुआत तो हो गई है। वो इंतजार करेगी जब पापा उसे बहू नहीं बेटी समझेंगे। नेहा भी तो कब से उस दिन का इंतजार कर रही है। वो जानबूझकर आती नहीं है मिलने भी की, कहीं पापा उसे देखकर फिर अनुभा के प्रति कठोर न हो जाए। बहुत ग्लानि होती है कई बार भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सब झेलना पड़ रहा है। कल जब अनुभा से बात हुई थी तो नेहा ने कहा था, गिल्टी फीलिंग से बाहर निकलो नेहा, सब ठीक हो जाएगा, आ जाओ थोड़े दिनों के लिए, तरुण भी मिस कर रहे हैं तुम्हें। अनुभा ने सोचा कल ही नेहा को फोन करके कहेगी कि उसे आ जाना चाहिए मिलने। बेटी है वो इस घर की। अनुभा को अधिकार दिलाने के चक्कर में अपना हक और अपने हिस्से के प्यार को क्यों छोड़ रही है। वो तो कितना तड़प रही है सबसे मिलने के लिए। फोन पर चाहे जितनी बात कर लो, पर आमने सामने बैठकर बात करने का मजा ही कुछ और होता है। सारी भावनाएं चेहरे पर दिखती हैं तब। अरे पापा, बिल्कुल सब बन जाएगा, मैं भी आज खिचड़ी ही खाऊंगा और साथ में सूप भी, वाह मजा आ जाएगा। तरुण उनके साथ आकर खड़ा हो गया। दोनों साथ साथ खड़े थे। अपने पन की एक सौंधी खुशबू खिचड़ी के लिए बनाए तड़के के साथ उठी और अनुभा को लगा जैसे आज देरी पार कर उसने सचमुच अपने घर में प्रवेश किया है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।